बार एक व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि महाराज, सफलता का रहस्य क्या है? तो सुकरात ने कहा कि ऐसा करो, कल सुबह नदी के पास मिलो, फिर बताता हूं। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो व्यक्ति नदी के पास पहुंचा तो वहां पर सुकरात पहले से ही खड़े थे। सुकरात ने यह कहा कि जाओ ये बताओ नदी में घुस के कि नदी की गहराई कितनी है। अब उस व्यक्ति को अपने सवाल का जवाब चाहिए था, तो वो धीरे धीरे करके नदी में उतरता गया। ठीक है, आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पानी ऊपर आता गया। एक टाइम ऐसा आया कि पानी उसके नाक तक पहुंच गया। सुकरात भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और जैसे ही वो व्यक्ति के नाक तक पानी पहुंचा, सुकरात ने उसका सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। अब वो अंदर बिल्कुल छटपटा रहा था, क्योंकि सुकरात जो है शरीर से भी थोड़े बलशाली थे। अब वो छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए, लेकिन सुकरात उसे निकलने नहीं दे रहे थे। काफी देर तक पानी में दबा कर रखा, और उसके बाद जब वो एकदम परेशान हो गया वो व्यक्ति, तब सुकरात ने उसे छोड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने जी भर के सांस ली, खूब सारी सांस ली। जब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारी इच्छा क्या थी? तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं तो यही चाहता था कि कितनी जल्दी मैं पानी से बाहर निकलूं और सांस ले पाऊं। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जितनी शिद्दत से तुम पानी से बाहर निकलने के लिए सोच रहे थे, अगर उतनी ही शिद्दत से अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाओ और उसके परिणाम को पाने की कोशिश करोगे, तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। यही है सफलता का रहस्य। और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? अब ये सोच रहे होगी कि सर आज ये कौन सी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि भाई हर स्टूडेंट के लाइफ में हजारों कमेंट अब तक वीडियोस में पढ़े होंगे, जब से भी पढ़ा रहा हूं ये पढ़े होंगे कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, सर मैथ्स मेरी कमज़ोर है, सर साइंस मेरी कमज़ोर है। बस यही बात करने के लिए ये कहानी थी कि बच्चा, कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, सबसे शक्तिशाली आप हो। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं हूं श्रवण शर्मा, आप देख रहे हो एसटी कॉन्सेप्ट, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में बनी हुई है। कैसी कंफ्यूजन? कि अरे सर इसमें डेट क्या होता है, सर फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, अरे सर एग्जाम में क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एक गांव के बच्चों के लिए, बेसिकली गांव के बच्चों के लिए जिनके पास अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है पढ़ने का, अच्छा स्कूल नहीं है, उनके लिए इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन आज के टाइम में शहर के बच्चे भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में काफ़ी सारे नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नवोदय विद्यालय आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तकरीबन 75 जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश में रनिंग कंडीशन में है, और वहीं पर 52 to 55 जवाहर नवोदय विद्यालय, 52 से 55 विद्यालय एमपी में। हर एक स्टेट में जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। तो वहाँ पर एडमिशन के लिए, एडमिशन 2-3 क्लास के बच्चों के लिए होता है, एक बार क्लास 6 के लिए, एक बार क्लास 9 के लिए, और एक बार क्लास 11 के लिए। तो सारे बच्चे, जिन बच्चों का 6 में एडमिशन नहीं हो पाया वो क्लास 9 की तैयारी कर सकते हैं, और जिनका क्लास 9 में नहीं हो पाया वो क्लास 11 के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में, कि क्लास 9 में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में हमें क्यों पढ़ना है। भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसा क्या है जो हमारे स्कूल में नहीं है? अब देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एजुकेशन मिलता है, मॉडर्न एजुकेशन मिलता है। यानी कि जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है, जिनका स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है या गांव के प्राइवेट स्कूल्स में भी उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, वो आपको मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको को एजुकेशन मिलता है, यानी लड़के और लड़कियाँ एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, क्लास 6 to क्लास 12 के लिए। इनके हॉस्टल्स अलग अलग होते हैं, लड़कियों का हॉस्टल अलग है, बॉयज़ का हॉस्टल अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली इनका जो लोकेशन होता है वो
रूरल एरिया में होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में होता है। फिलहाल शहर के बच्चे, मैंने जैसा पहले बताया कि शहर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग गांव के बच्चों के लिए अलग सीट्स होती है। शहर के बच्चों के लिए सीट का मतलब ये नहीं कि अलग बैठाया जाता है, इसका मतलब हर कॉलेज में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइड किए गए कि इतने बच्चे गांव के होंगे, इतने बच्चे शहर से होंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको मीडियम मिलता है वो आपको दो मीडियम में आपको मिलेगा क्लास 9th में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दो तरह के एजुकेशन चलते हैं। एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप 8th तक, ठीक है, यानी 6 to 8 तक के जो बच्चे हैं वो किसी भी मीडियम में पढ़ सकते हैं। वो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी में। लेकिन 9th में जब आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर आपका सारी चीज़ें लगभग आपकी इंग्लिश में ही होंगी। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप SST को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। लेकिन वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि ये स्कूल CBSE एफिलाइटेड होता है, यानी यहाँ का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो CBSE पैटर्न का होता है। ठीक है, मतलब कि कोई और बोर्ड नहीं, जैसे कुछ बच्चे झारखंड बोर्ड से होंगे, कुछ बिहार बोर्ड से होंगे, कुछ यूपी बोर्ड से होंगे, तो सभी के लिए सेम बोर्ड CBSE बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप 9th में एडमिशन लेते हो और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो एक फैसिलिटी यहाँ पर ये मिलती है कि आपको हिंदी रीजनल क्षेत्र में भेजा जाता है, जहाँ पर आप जाकर वहाँ की लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हो और वहाँ की कल्चर के बारे में सीख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी घूम सकते हो और अपनी लैंग्वेज में धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश के माहौल में ढाल दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर हम बात करें कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय एक हॉस्टल बेस्ड स्कूल होता है, यानी इसके बाद अभी से ही दिमाग में बैठा लेना कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया तो आप घर नहीं आ पाओगे। ठीक है ना, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि वही सिस्टम होगा, अगर हमारा घर पास में होगा तो हम जाएंगे और सुबह स्कूल जाएंगे, शाम को घर आ जाएंगे। तो भाई वहाँ पर चाहे आपका घर पास हो या फिर दूर हो, आपको वहाँ पर हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी। बाकी आपके समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, होली, दिवाली या जितने भी फेस्टिवल्स पड़ते हैं उन फेस्टिवल्स में आपको घर आने का मौका मिलता है, यानी साल में आप कई बार घर आ सकते हो, अपने गार्जियन से, अपने फैमिली वालों से मिल सकते हो। इसके अलावा जो गार्जियन है वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास जा सकते हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये है कि अच्छा, एक चीज़ और भी छुट्टी के बारे में, अगर मान लेते हैं कोई कैजुअलिटी हो जाती है घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपको घर जाना है, तो वहाँ पर आपके गार्जियन एक एप्लीकेशन देकर आपको वहाँ से घर ला सकते हैं। कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, ठीक है, आप आ सकते हो। जो भी आपके घर का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आप निपटाइए, उसके बाद फिर से आप अपना स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई यहाँ पर फॉर्म जो होता है वो फॉर्म आपका सितंबर के लास्ट मंथ में आपका फॉर्म आ जाता है और अक्टूबर के लास्ट तक यानी 31 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाता है, यानी 1 महीने से ज़्यादा का भी टाइम मिलता है आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए। आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरोगे वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे बता दी जाएंगी। आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म, ठीक है, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से या अपने PC कंप्यूटर से आप किसी भी चीज़ से अपने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें इसी चैनल पे बता दी जाएंगी। अगर आपको भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बस बेल आइकन को प्रेस कर लो, बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। फिलहाल अब हम आते हैं टॉपिक पर। भाई जवाहर नवोदय विद्यालय को पढ़ने के लिए, वहाँ का फॉर्म भरने के लिए किन किन क्राइटेरिया यानी कौन कौन से कंडीशंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो बच्चा 2024 में, अभी जो आपका नया सेशन शुरू हुआ, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, अगर आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे। काफ़ी सारे बच्चे ये कमेंट किया करते हैं, सर मैं 9th में हूँ, सर मैं 7th में हूँ, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता हूँ। तो एक गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 7th में होते हैं और वो केवल चेक करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर। तो ऐसी गलती न कीजिएगा, क्योंकि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म एक क्लास के लिए केवल एक ही बार दे सकते हो,
क्योंकि जब फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर अपना देना होता है, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड चेक होता है। तो ऐसी गलती ना कीजिएगा कि अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। फिर बात आती है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम एज की बात करें तो जो बच्चे फर्स्ट में 2010 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2011 31 जुलाई 2011 नहीं, सॉरी 12 लिख के रखा है, भूल जाता हूँ, ठीक है। यानी 31 मई 2010 से लेके 31 मई नहीं, सॉरी 1 मई 2010 से लेके 31 मई 2012 तक जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आता हो, ठीक है, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी अगर मान लो आपका 3 दिसंबर 2010 आता है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2010 है या फिर आपका 31 मई, ठीक है, 2012 है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी इसके पहले और इसके बाद में जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको थंब दे दूंगा, आप समझ लेना कि भाई आप बिल्कुल एलिजिबल हो, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर डालिएगा। खैर, अब ये हो गई आपके डाउट डेट ऑफ बर्थ को लेके। तीसरी चीज कि भाई किन किन चीजों की जरूरत होगी जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरने के लिए। अभी से आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको फॉर्म में भरने में लगेंगी। उसमें आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि लेटेस्ट हो, यानी नवीनतम, ऐसा नहीं कि थर्ड फोर्थ या फिफ्थ की कोई फोटो रखे हो और वो फोटो लगा दो, ऐसी गलती ना करना। फोटो अपनी फोटो, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो अपनी फोटो लगाएगा और वो फोटो जो होगी पासपोर्ट साइज होगी और लेटेस्ट फोटो होगी, यानी नवीनतम फोटो होगी। वो कैसे अपलोड करोगे, वो सारी चीजें जब फॉर्म आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे साइबर कैफे में जाकर, जनसेवा केंद्र पर जाकर, या फिर आप अपने घर पर मोबाइल पे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे वो सारी चीजें बताऊंगा। तीसरा है आपके गार्जियन का सिग्नेचर, यानी अगर आपके पापा हैं तो पापा का सिग्नेचर, मम्मी है तो मम्मी का सिग्नेचर, या फिर कोई गार्जियन और हो आपका चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बुआ, कोई भी अगर आपका गार्जियन हो जो आपको पढ़ा रहा हो और उसके सिग्नेचर यूज होंगे। तो ये बड़ी छोटी सी चीज थी और वो जब फॉर्म आएगा तो वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर बता दी जाएंगी। फिलहाल अभी हम आते हैं आगे मुद्दे पर कि चलो फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम जो होता है वो होता है फरवरी में, यानी इस साल आप फॉर्म भरोगे फरवरी 2025 की किसी डेट में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए आपका एक एडमिट कार्ड मिलता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको सेफ रखना है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यूज करना होगा। फिर आपका एग्जाम के 1 महीने पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड जिसको हम कहते हैं प्रवेश पत्र, इसमें होता क्या है, इसमें आपकी फोटो होगी, आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपके जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम होगा उसकी डेट होगी, सेंटर कहाँ पर है उस सेंटर मेंशन होगा। तो इतनी सारी चीजें आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड पर होती हैं। वो भी जब जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल अब आपको जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो एडमिट कार्ड के साथ ही आप एग्जाम में जा पाओगे, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ आपके पास एक वैलिड आई कार्ड होना चाहिए। यानी आई कार्ड का मतलब आपका अपना एक पहचान पत्र होना चाहिए। तो अभी के टाइम में आपका पहचान पत्र जो है वो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का होना जरूरी है। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है वो आधार कार्ड बनवा लेंगे, क्योंकि अगर अभी तो मान लो आप स्कूल की आईडी से भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन जेएनवी जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड भी लगेगा। चलो, अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर बात आती है कि भाई इसके सिलेबस को लेकर कि सर इसके सिलेबस में आखिर
क्या क्या आता है और इसका एग्जाम कैसा होता है। बहुत सारे बच्चे तो जिन्होंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया है वो भी बताते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम टफ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या क्या है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। मैथ्स जो होता है वो आपका 35 क्वेश्चन, साइंस आपका 35 क्वेश्चन, वहीं पर इंग्लिश और हिंदी के 15 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं वो आपका ग्रामर होता है, यानी कि व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। आपको अपनी स्कूल की जो बुक है जिसमें आपको लेसन्स वगैरह दिए गए हैं, यानी लिटरेचर साहित्य आपको नहीं पढ़ना है, आपको खास तैयारी करनी है ग्रामर को लेकर। ठीक है, ग्रामर में जो यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के बच्चे हैं उनके स्कूल में तो पर्टिकुलर ग्रामर की बुक चलती है, ग्रामर पढ़ाई भी जाती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि सीबीएसई स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल में ग्रामर को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो फिलहाल आप ग्रामर को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि 15 मार्क्स ग्रामर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए चारों सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैथ्स और साइंस है। मैथ्स और साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर 10 बच्चे में से 6 और 7 बच्चों के लिए टफ होता है। किसी के लिए मैथ बहुत टफ है, किसी के लिए साइंस बहुत टफ है। और इस एग्ज़ाम में भाई बेड़ा पार उसी का होगा जिसकी मैथ्स भी ज़बरदस्त होगी और साइंस भी ज़बरदस्त होगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे अभी क्लास 9th का नया बैच शुरू हो चुका है। इन दिनों कुछ दिनों से क्लासेस बंद चल रही हैं, लेकिन वो क्लासेस रेगुलर शुरू होंगी और उसमें आपको साइंस के चैप्टर्स 2 चैप्टर हो गए, मैथ्स के 2 चैप्टर हो गए, इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए। तो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या होगा, ऐसे आपके स्कूल के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर स्कूल के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से याद आया कि अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया। ठीक है, कई दिनों से उस पर कोई वीडियो आई नहीं है, लेकिन वो चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर 6 to 10th की जो मैथ्स है वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती हैं। तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप पढ़ लिया अगर आप सर्च करोगे तो भी आप सीधा चैनल पर पढ़ जाओगे। और शक्ल तो मेरी देख ही रहे हो, तो मेरे थोपड़े वाली प्रोफाइल पिक्चर लगी है, जा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या करेंगे सब्सक्राइब करके, सर का फायदा हो जाएगा। अरे उस फायदे को ना सोचो, आपका नुकसान नहीं होगा, इसकी तो गारंटी है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो जाके कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिलहाल अभी हम आते हैं आगे के मुद्दे पे। जैसे अब ये चारों चीजें हो गई, पूरे पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे का मतलब जान रहे हो, 2.5 आवर, यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। 2 घंटे 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, कितना ज्यादा है सोचो। 150 मिनट, 150 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, है ना आसान। मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिलेगा और कंपटीशन में इससे ज़्यादा का समय हमें चाहिए भी नहीं होता। बस आप चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। खैर, वो सारी चीज़ें कैसी करनी है, एग्ज़ाम में आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश ही होगा। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या उड़िया में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सर क्या मराठी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, सर क्या पंजाबी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो भैया सब लोग अपने दिमाग से बात निकाल दो। एग्ज़ाम केवल 2 ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। आंसर जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, यानी कि वह बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन यानी 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, उसका आंसर देने के लिए आपको एक OMR सीट मिलेगी। OMR सीट में जो भी आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है ए सही है तो ए वाला गोला काला कर दीजिए, लगता है बी सही है तो बी वाले गोले को काला कर दीजिए, अगर आपको लगता है सी सही है तो सी वाले गोले को काला कर दीजिए, अगर आपको लगता है डी सही है तो डी वाले गोले को काला कर दीजिए। एग्जाम देने के लिए आपको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। पेंसिल, जेल पेन, फाउंटेन पेन और क्या आते हैं, दुनिया भर के और भी पेन आते हैं, तो उन सभी पेन्स का यूज नहीं करना, केवल आपको एक नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। वो फिलहाल जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल अब आते हैं बात की पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर, कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, क्या पेपर बहुत टफ होता है। काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं सर 9th के क्वेश्चन आ जाते हैं,
एक बात सोचो कि जब आपने अभी तक 9th की बुक पढ़ी ही नहीं है, तो 9th का क्वेश्चन भला एग्जाम में कैसे आ सकता है? जैसे आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो और आपसे क्लास 9 10th के क्वेश्चन पूछे जाए, क्या आप आंसर दे पाओगे? आप खुद से सोचो, नहीं। आप क्या क्लास 8 में रह के क्लास 9th और 10th की तैयारी कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बच्चा जिस क्लास में होता है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, वही आपके लिए पहाड़ है। ठीक है, तो आप जो इसका डिफिकल्टी लेवल होता है वो क्लास 8 के लेवल का होता है, यानी क्लास 8 से ज़्यादा के क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में आपसे बताता हूँ कि भाई बुक अगर आपको सजेस्ट करनी है, कि मुझे अगर सजेस्ट करना हो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आपको अपने स्कूल की बुक पढ़नी चाहिए। यानी स्कूल की बुक से मैथ्स बहुत ही डीपली दो तरीकों से सीखो कि कैसे आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और कैसे उसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन के साथ ये बात अप्लाई नहीं होती कि आप सारे क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगते हैं, तो लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम नहीं लगते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो हर चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके साथ अगर उस क्वेश्चन का कोई ट्रिक हो सकता है, तो वो ट्रिक भी सीखने की कोशिश करो। मैथ्स आपकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर यही सेम चीज़ साइंस के लिए, जब भी आप साइंस पढ़ रहे हो, स्कूल की बुक से पढ़ रहे हो, तो हमेशा स्कूल की बुक को ही प्रेफरेंस दीजिए। ऐसे इस उम्मीद में ना रहिए कि जो कोचिंग वाले सर पढ़ा दे रहे हैं, हम वो नोट्स बना ले रहे हैं, जो स्कूल में लिखा दिया जा रहा है वो लिख दे रहे हैं, बस उतने बड़े बड़े हमारे आंसर याद हो जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बुक की एक एक लाइन को, और हर एक लाइन पर हमें यह देखना होता है क्या इस लाइन से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ उस लाइन से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो तुरंत अपने सेल्फ नोट्स बनाइए और उस नोट्स में उस लाइन को इंक्लूड कीजिए। सबसे बड़ा तरीका यही होता है भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। फिर बात आती है आपके मैथ्स की, सॉरी, आपकी इंग्लिश की और हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर पोर्शन ही आता है, तो ग्रामर पोर्शन पढ़ने के लिए यानी आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस अगर मैं आपको यहाँ बताना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो 20 से 25 मिनट की हो चुकी है। तो आपको अगर अपनी ग्रामर के बारे में, सिलेबस के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के जरूर से देखिएगा कि भाई आपके ग्रामर में या आपके सिलेबस में जवाहर नवोदय विद्यालय मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें आपको ग्रामर में, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ की क्लासेज में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस छोटा है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं आप सारी चीज़ें उनके नोट्स बनाते रहिए, अपने क्वेश्चंस वगैरह जो है वो रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर जब एक बार चैप्टर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसको बहुत ज़्यादा आप मतलब भारी ना लीजिएगा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तैयारी करना। तैयारी करने के लिए आपको कुछ अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अलग से टाइम उतना ही हो सकता है जितना आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चैनल के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल से पढ़ो, अगर आपको किसी और का पढ़ाया समझ में आता है तो आप किसी और चैनल से पढ़ो। लेकिन ये कोशिश ना कीजिएगा कि आप 4-5 चैनल पकड़ के रखे हो और आप उसी में केवल आप पढ़ाई किए पड़े हो। तो उससे आपका नुकसान हो सकता है कि आपकी स्कूल की जो पढ़ाई है वो आपकी गड़बड़ हो सकती है, या आप दो नाव पे पैर रखो तो हो सकता है कि आप आगे पीछे हो जाओ। ठीक है ना, तो ये चीज़ रहेगा कि एक ही नाव पे खड़े हो। अपने एग्ज़ाम के, इसका स्कूल के एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और आपकी तैयारी अपने आप जवाहर नवोदय विद्यालय की हो जाएगी। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर फिर भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, अगर आप देखोगे तो आपके पास कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो निकालते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। किसी एक पर्टिकुलर को बुक को पढ़कर किसी भी एग्ज़ाम को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप, अगर आपको मान लो कि आप कोई जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक परचेज करते हो, ठीक है, तो वो बुक आपके केवल प्रैक्टिस के लिए होगी। क्यों? क्योंकि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन उतने ज़्यादा मिल नहीं पाते। लेकिन आप जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक लेते हो तो उसमें क्लास 8 के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस बुक वो परफेक्ट होगी। तो प्रैक्टिस बुक के लिए काफ़ी सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फिलहाल अभी के लिए तो मैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करता हूँ।
क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो ठीक ठाक लेवल है, ठीक है। वो भी केवल प्रैक्टिस के लिए। आप ये ना सोचिएगा कि अगर आप अरिहंत की बुक या किसी की बुक आप पढ़ लेते हो किसी पब्लिकेशन की, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सिलेक्शन यहाँ पर 9th में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो एडमिशन होता है वो वैकेंट सीट्स के लिए होता है। वैकेंट सीट का मतलब जो बच्चे क्लास 8 में पढ़कर स्कूल छोड़ गए हैं, ठीक है, तो क्लास 9th में जो सीट्स बची होती हैं उन सीट्स के लिए क्लास 9th के एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है। तो किसी भी कॉलेज में, किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स, मतलब जो सीट्स खाली होंगी उन सीट्स के लिए। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, ऐसे उसमें भी डिफाइन होता है। लड़कों का सीट, लड़कियों की सीट अलग अलग होती है। उसके अलावा वहाँ पर रिजर्वेशन भी चलता है, यानी SC ST OBC के लिए अलग अलग सीट्स वहाँ पर होती हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी एडमिशन जो होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम यही सब सोच के हार मान लेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि भाई एक चीज़ सुनिए, हरबंस राय बच्चन ने कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश करते रहोगे तो निश्चित ही आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश सफलता नहीं मिलती है तो ज्ञान कभी भी नुकसान नहीं करता, ठीक है। तो ये आपके आगे जो एग्ज़ाम दोगे आप, स्कॉलरशिप, ओलंपियाड वगैरह, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर एक चीज़ बताना भूल गया कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होता है। काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर एग्ज़ाम देने कहाँ जाना पड़ता है। एग्ज़ाम के लिए जब आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको सेंटर भी बताया जाएगा। तो जो सेंटर होता है वो ज़्यादातर आपके ज़िले का जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। तो एक बड़ी चीज़ ये भी है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय जाकर घूम पाओगे, वहाँ देख पाओगे कैसा आपका कॉलेज है, और फिर वहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कॉलेज में पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना भी है। बहुत सारे बच्चों का, अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर होता है वो आपके ही घर के आसपास कोई इंटर कॉलेज जो होते हैं, ठीक है, उस इंटर कॉलेज में आपका सेंटर बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही जानिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट, कि भाई फॉर्म भरने से लेकर और वहाँ पर पढ़ने के लिए, वहाँ पर रहने में, वहाँ पर खाने में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। यानी सारी चीज़ें, एब्सोल्युटली ऑल थिंग्स आर फ्री। यानी आपको फॉर्म भरना है, यानी फॉर्म जो भरना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके वहाँ पर हॉस्टल का कोई पैसा नहीं लगता, और वहाँ पर आपके पढ़ाई लिखाई का भी, यहाँ तक कि बुक्स वगैरह भी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो है ना मज़ेदार। तो तैयारी करना शुरू करो। तो देखते हैं भैया कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और देखते हैं कितने बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखी है। सभी लोग अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो सभी लोग एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक है। जितने भी बच्चे हो सभी लोग एक बार कमेंट में लिख देना कि भाई डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। जितने भी लोग हो डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दोगे, मैं आपको बता दूंगा कि आप इस बार फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फालतू में तैयारी करो, आपका टाइम बर्बाद हो। तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि भाई अभी से ही डिसाइड कर लो। फिलहाल ये चीज़, ये जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई है, ये मैंने आपको लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताई है। हो सकता है कि इस बार भी कुछ चेंजेस हों, तो अपनी क्लास 8 की बुक से पढ़ाई करते रहिएगा। जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025-26 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपके लिए एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत क्या पड़ेगी। और जो भी होगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी चैनल पर पूरी नोटिफिकेशन, आपको फुल डिटेल बताई जाएगी। सिलेबस के लिए परेशान न रहिएगा। सिलेबस के लिए बिल्कुल ही नई वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी क्लासेज इस टाइम के लिए थोड़ी सी ब्रेक हुई हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द फिर से लौटेंगे नए जोश के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ और ज़बरदस्त तैयारी के साथ। आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। यहाँ पर क्लास 6 क्लास 9 दोनों के लिए सारी क्लासेस फ्री, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर कोई फीस आपको पेमेंट या कोई भी अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको इतना सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अपने किसी दोस्त को, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड भी तो क्लास 8 में होंगे,
बिल्कुल होंगे। तो भैया अगर अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यहाँ तक कि आपके कोई रिलेटिव हो ना, तो जलनखोरी ना रखिएगा कि केवल आप ही जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? अपने किसी रिलेटिव को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जान सके और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में तैयारी कर सके। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।